अगर हम लोग स्टडी कर रहे थे इंडिकेटर डायग्राम्स के बारे में, और उसमें से एक इंडिकेटर डायग्राम बाकी रह गया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे इस लास्ट डायग्राम के अंदर। इंडिकेटर डायग्राम when pressure and volume both are changing, when pressure and volume both are changing, जब दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उस समय पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए एक ग्राफ मैं बनाता हूँ, फिर उस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो रहे हैं। सो हियर दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस। इनिशियली जो प्रेशर था वो P1 था, हाई प्रेशर था। दिस इज A पॉइंट एंड दिस ग्राफ इज मूविंग टू दिस पॉइंट D। जब प्रेशर P1 था तो उस समय पर वॉल्यूम इसकी थी V1। सो दीज आर द इनिशियल पैरामीटर्स, ये इसके इनिशियल पैरामीटर्स है P1 V1। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे P1, V1। इसके बाद में सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जा रही है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती जा रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होते होते ये B पॉइंट पर फाइनल वॉल्यूम आएगी एंड दिस वॉल्यूम इज रिटन एज V2। और वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम इस एक्सिस पे इस तरफ जा रहे हैं, सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग। तो बी पॉइंट पर अगर हम प्रेशर को दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द प्रेशर एट द बी पॉइंट, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे P2 V2। सो दिस इज अ ग्राफ व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग दैट प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस का। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट एक्सचेंज नहीं होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दोनों तरफ हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। सराउंडिंग से सिस्टम को हीट एनर्जी नहीं मिलेगी और सिस्टम की हीट एनर्जी सराउंडिंग में नहीं जाएगी। लेकिन इस कंटेनर के अंदर जो गैस है वो हीटअप की गई है, गर्म करके इसके अंदर फिल कर दी हमने। और ये जो पिस्टन है ये भी एडियाबैटिक पिस्टन है और ये भी इस पोजीशन पर है। तो इस समय पर इसकी वॉल्यूम V1 है और हाई प्रेशर है P1। और हमने क्या किया, बाहर के प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू किया। जैसे कि अंदर का प्रेशर जो था वो 2 atm है और बाहर से जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, इस पिस्टन को हमने होल्ड करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे थे, 2 atm। और इस समय पर ना पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को, बाहर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को 1 atm कर दिया। हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, हीट नहीं दे रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया। अब अंदर से जो पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं और इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, 2 atm का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और बाहर से जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं और कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, 1 atm का। रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, तो आंसर है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, नेट फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दिस फोर्स इज हायर देन द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इस केस में हम ये देखते हैं कि इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर होता है एक्सपेंशन। सो पिस्टन इज मूविंग टू दिस लोकेशन, ये इसकी सेकंड लोकेशन है, ये ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस पोजीशन पर आ चुका है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन। सो हियर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो इसमें वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और प्रेशर क्या होगा, तो आंसर है प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि जब ये पिस्टन यहाँ पर था तो मॉलिक्यूल क्लोजली स्पेस थे। अब जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे और इनकी जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन इनको ज्यादा ट्रेवल करके जाना पड़ेगा कोलिजन करने के लिए। तो आंसर ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है कोलिजन की वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रेशर, एक्सेस इंटरनल प्रेशर, तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, एक्सेस में था, तो इस कारण से पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उससे क्या होगा,
उससे ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस केस में क्या होगा, प्रेशर इज डिक्रीजिंग बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विल डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल्स के कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो जो नया प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा P2 और इसकी जो वॉल्यूम होगी वो न्यू वॉल्यूम होगी V2। सो दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है जिसमें हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया और इंटरनल प्रेशर 2 atm था, ज्यादा था, इस वजह से ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और क्या करेगा, एक्सपेंशन दिखाएगा। सो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अब बात आती है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, योर वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, ये पार्टिकल्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क आएगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके। तो हम लोग क्या करेंगे, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, वी हैव टू कैलकुलेट एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ। तो ये एरिया को कैलकुलेट करके हम लोग वर्क डन बता सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ एंड दैट एरिया विल बी, इसकी नेमिंग कर देते हैं इसके पॉइंट्स की, दिस इज ए बी, इस पॉइंट को हम लोग सी लिख देते हैं, इस पॉइंट को डी लिख देते हैं। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब देखिए एरिया की कैलकुलेशन करें, क्या कैसे करेंगे। अब ये कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रही है, तो इसके लिए हमें ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। जैसे ये वाले जो बॉक्स हैं, दीज बॉक्सेस, ये जो बॉक्स हैं ये आपको कैसे दिखेंगे, ये स्क्वायर शेप के दिखाई देंगे। जब ये ग्राफ पेपर के ऊपर डिजाइन करेंगे तो ये बॉक्सेस स्क्वायर शेप के दिखेंगे। तो हम स्क्वायर शेप के बॉक्सेस को काउंट कर लेंगे कितने बॉक्स हैं, तो उससे भी ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये जो स्क्वायर होंगे इनको काउंट कर लेंगे और ये जो एरिया दिखेंगे ये हमें एक ट्राइंगल की फॉर्म में दिखेंगे, दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे, तो सारे एरियाज को ऐड करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा हमारे पास एक रास्ता और है इसको कैलकुलेट करने का, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। पहले इसकी वॉल्यूम V1 थी, बाद में V2 हो रही है, और यहाँ पर लिखा जाएगा प्रेशर dV। So this is the formula through which we can calculate the work done। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करना आसान रहेगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम V1 टू V2। और ये किस बेसिस पे किया गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर किया, ये एक छोटी सी स्ट्रिप को मैंने इस डायग्राम में कंसीडर किया है और ये स्ट्रिप ये बता रही है दैट हियर द चेंज इन वॉल्यूम इज dV। यहाँ पर स्मॉल चेंज हो रहा है वॉल्यूम में dV, तो स्मॉल चेंज हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा। सो स्मॉल वर्क डन विल बी रिटन एज dW इज इक्वल टू PdV। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो आंसर इंटीग्रेशन करेंगे। अब इस dV के लिए जो वर्क डन आएगा वो dW1 है, नेक्स्ट dV के लिए, नेक्स्ट चेंज इन वॉल्यूम के लिए जो वर्क डन आएगा वो dW2 होगा। तो सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल वर्क डन आ जाएगा और उसको हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से लिख देंगे। और ये इतना स्मॉल रीजन होगा कि हम ये मान करके चलेंगे कि इस जगह पर प्रेशर कांस्टेंट है, P है। वैसे तो ये चेंजिंग है, लेकिन ये जो स्ट्रिप्स हम लोग लेते हैं ये ऐसी कंसीडर करते हैं, टेंस टू जीरो मानते हैं इसको, लगभग जीरो के बराबर होती है लेकिन जीरो नहीं होती है। तो ये चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल होगा, इस समय पर प्रेशर कैसा रहेगा, इस समय पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा मान करके हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। उसके बाद में इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और ये जो प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं वो कौन से वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर है एवरेज। तो ये जो प्रेशर है P1 से P2 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसकी एवरेज वैल्यू को पुट करेंगे। फाइनल और इनिशियल दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो हम इसका एवरेज यहाँ पे पुट कर देंगे और चेंज इन वॉल्यूम को V1 से V2 तक कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एडियाबैटिक प्रोसेस में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, तो उस समय पर प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने का रीजन क्या होगा, प्रेशर कम होने का रीजन ये होगा दैट देयर विल बी
इंक्रीज इन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, और स्पेस इंक्रीज होने से क्या कम हो जाएगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो अब वॉल्स को पार्टिकल कम स्ट्राइक करेंगे, अगर कम स्ट्राइक करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन, दैट इज व्हाई द प्रेशर इज डिक्रीजिंग व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे वो सब इसी इक्वेशन के बेसिस पर एक्सप्लेन की जाएंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्लासियस ने लिखी थी। क्लासियस रिप्रेजेंटेड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ किसके बेसिस पे लिखी गई थी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर ये लॉ लिखी गई है। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है, द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम और द हीट एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम को जितनी हीट एनर्जी दी जा रही है या उससे जितनी हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है, निकाली जा रही है, उसको डेल्टा क्यू से लिखते हैं। सो द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड in increasing its potential energy and remaining part will utilized in doing some work. So this is the first law of thermodynamics, delta q is equal to delta u plus delta w। अब इसका मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेनेशन देता हूं इसको। हमें सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अभी ये पिस्टन इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके कारण यहाँ की वॉल्यूम कितनी है, यहाँ की वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। सो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, और इस गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर है 1 atm। अब हमने यहाँ पर सोर्स लगा करके, बर्नर लगा करके इसको गर्म करना शुरू किया, हीटअप करना शुरू किया, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको हीट एनर्जी देंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने बर्नर से 100 जूल की एनर्जी इस सिस्टम को दी, 100 जूल की एनर्जी दी। अब 100 जूल की एनर्जी इन पार्टिकल्स के अंदर जाएगी और ये पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये पिस्टन पर फोर्स लगेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये पिस्टन ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, और इस पोजीशन पर आकर के मान लीजिए ये रुक जाता है। सो दिस इज द सेकंड पोजीशन। सो हियर गैस इज एक्सपेंडिंग। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंशन के एग्जांपल से हम इसको समझ रहे हैं। अब मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी दी, सो दिस इज द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। अब 100 जूल की हीट एनर्जी से हमने देखा कि यहाँ का टेम्परेचर भी राइज हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो मतलब पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। और इंटरनल एनर्जी को किससे लिखा जाता है, डेल्टा यू से लिखा जाता है। तो जो भी हमने हीट एनर्जी दी उससे पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हुआ, और हमने यहाँ पे थर्मोमीटर लगा रखा था, देखा टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने का मतलब है कि उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हमने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी इनकी कितनी इंक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा वर्क डन पे, कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है 40 जूल। हमने तो 100 जूल दिए थे, 40 जूल से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बाकी के 60 जूल से क्या हुआ, तो आंसर है बाकी के 60 जूल से वर्क डन हुआ इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाने में, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पिस्टन पर पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा करके इसको डिस्प्लेस करते हैं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस गैस इज डूइंग द वर्क। ये गैस वर्क डन कर रही है, और कितना वर्क डन कर रही है, तो आंसर है 60 जूल का। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है क्या, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहे। आपने एनर्जी कितनी दी, 100 में से 40 एनर्जी से टेम्परेचर राइज हुआ और 60 जूल की एनर्जी से वर्क डन हुआ, सो टोटल इज 100। अब इसको एग्जांपल को यहाँ पर अप्लाई करो। हमने सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी दी,
जिसमें से 40 जूल की एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, मतलब उसका टेम्परेचर राइज हुआ। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? MST, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। इफ देयर इज चेंज इन टेम्परेचर देन देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर किसी सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी बदल रही है। तो 100 जूल की एनर्जी में से 40 जूल की एनर्जी से गैस का टेम्परेचर राइज हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ी, बाकी के 60 जूल से वर्क डन हुआ। तो एनर्जी 100 जूल की दी थी, तो थोड़ा बहुत वर्क इंटरनल एनर्जी में, थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, बाकी का जो पार्ट है वो वर्क डन में यूटिलाइज हो गया। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसमें हमने 100 जूल की एनर्जी दी है, क्या वो 80 जूल हो रही है, क्या वो 90 जूल हो रही है, 50 जूल हो रही है? आंसर है नो, वो अभी भी 100 है। 60 जूल की एनर्जी मैकेनिकल वर्क में जा रही है और 40 जूल की जो एनर्जी है वो अभी भी गैस के पास है। So it is based on the law of conservation of energy. तो इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होगा, स्टेटमेंट में लिख देते हैं इसको। The heat delta Q given to a system, given to a thermodynamical system, given to a thermodynamical system is partially utilized in doing work, mechanical work, and the remaining part is utilized in increasing internal energy of the system, in increasing internal energy को डेल्टा यू से लिखते हैं, of the system. So this is the first law of thermodynamics. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि हम जो भी हीट एनर्जी देंगे वो पार्शियली यूटिलाइज होगी इन डूइंग वर्क डेल्टा डब्ल्यू, एंड रिमेनिंग पार्ट, बाकी का जो पार्ट होगा वो यूटिलाइज होगा इसके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर हो सकता है कि हीट एनर्जी, अच्छा एडियाबैटिक प्रोसेस होगी तो उसमें क्या जीरो होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में हम सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंटेनर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, तो हीट एनर्जी बाहर से अंदर नहीं जाएगी, अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगी। जैसे कि थर्मस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बॉइल्ड वाटर को, गर्म पानी को डाल देते हैं तो वो पानी ठंडा नहीं होता है काफी देर तक। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्स इंसुलेटेड होती हैं। तो अंदर की हीट एनर्जी सिस्टम के बाहर नहीं जाती है और बाहर की एनर्जी सिस्टम के अंदर नहीं आती है। तो सराउंडिंग और सिस्टम के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। तो एडियाबैटिक सिस्टम में क्या जीरो रहेगा? तो आंसर है द हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पीवी डायग्राम बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो उसमें क्या हो रहा था, गैस वर्क डन कर रही थी और उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम हो रही थी। गैस वर्क डन कर रही थी जिससे पिस्टन ऊपर जा रहा था, उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही थी, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा एक्सपेंशन में। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, फिर हम आएंगे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस पे। देखिए इसके कुछ साइन कन्वेंशन होंगे। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि डेल्टा क्यू को कब पॉजिटिव लिखना है, कब नेगेटिव लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले क्वांटिटी है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू के मैं दो केसेस आपको बताऊंगा, when you have to taken it as positive and when you have to write it as negative. कब इसको पॉजिटिव लिखना है, कब इसको नेगेटिव लिखना है। when the heat is given to the system then delta q be written as positive. अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 100 जूल की हीट एनर्जी सिस्टम को दी तो +100 लिखूंगा मैं यहाँ पर वैल्यू इस फॉर्मूला में। और अगर ऐसा बोला जाता है कि मैंने सिस्टम से 100 जूल की एनर्जी को ड्रॉ कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या लिखेंगे डेल्टा क्यू की वैल्यू
तो डेल्टा क्यू की वैल्यू लिखेंगे -100, -100 लिखेंगे। तो डेल्टा क्यू के प्लस होने का मतलब क्या होता है? द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, द हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ओके, सेकेंड, माइनस इसके नेगेटिव होने का मतलब है द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। तो ये साइन कन्वेंशन को याद रखते हुए हम आगे की प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आएगा वर्क डन। वर्क डन का तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। W कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा? तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वर्क डन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम वर्क डन कर रहा है, जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें पार्टिकल्स ही तो वर्क डन करते हैं। तो ये जनरली आपको कहां पर देखने को मिलेगा? एक्सपेंशन में। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? व्हेन सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और एक्सपेंशन में ये वर्क आपको जनरली एक्सपेंशन में देखने को मिलेगा। नेगेटिव वर्क डन नेगेटिव कब होगा? व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम पर जब भी वर्क करते हैं तो कंप्रेशन होता है, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं तभी तो कंप्रेशन होगा। सो सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और ये एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलेगा? ये एग्जांपल आपको कंप्रेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्रेशन में ही चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। ये हमने डिस्कस किया था, W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन कैलकुलेट करने का। और जब कंप्रेशन होगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज होगी कंप्रेशन में। अगर ये नेगेटिव आएगा तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। और एक्सपेंशन में डेल्टा V पॉजिटिव होगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेल्टा V पॉजिटिव। अगर डेल्टा V पॉजिटिव आ रहा है तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। सो दिस इज अबाउट द वर्क डन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर डेल्टा W। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के प्लस होने का मतलब है द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ चुका है। द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर के बढ़ने का हमें ये इससे ये पता लगेगा कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो चुकी है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। और यू कैन से दैट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, और वी कैन ऑल्सो से दैट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इसके पॉजिटिव आने का मतलब है दैट इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, और डेल्टा यू के नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा? दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज्ड। अगर डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो ये इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है सिस्टम की, ये इसको बताएगा। सो डेल्टा यू के पॉजिटिव आने का मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ चुका है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है? क्या बताया था मैंने? तो आंसर है पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है। अगर हम आइडियल गैस को कंसीडर करते हैं, हमारे पास जो भी सिस्टम है, जो भी हमने एक कंटेनर ले रखा है, अगर उस कंटेनर के अंदर आइडियल गैस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी सिर्फ किससे रिलेटेड होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि आइडियल गैस में पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शंस नहीं होते हैं एक्सेप्ट कोलिजन्स। तो वो एक दूसरे पर ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, जो चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाते हैं। पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से एटम्स बने होते हैं, और उन्हीं एटम्स को हम लोग पार्टिकल्स बोल रहे हैं। तो बेसिकली चार्ज चार्ज पे जो फोर्स लगाते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो आइडियल गैस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि एक एटम दूसरे एटम पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि वो काफी दूर है एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो उसी को तो हम लोग आइडियल गैस मानते हैं।
और उसी के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी PV इज इक्वल टू nRT। तो ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको याद रखना है। डेल्टा क्यू प्लस मतलब सिस्टम को हीट एनर्जी दी जा रही है, डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब सिस्टम से हीट एनर्जी ड्रॉ की जा रही है। वर्क डन पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये एक्सपेंशन में होगा, ये कंप्रेशन में होगा। और डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और डेल्टा यू के नेगेटिव आने का मतलब है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बेसिस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे different kinds of thermodynamical processes like isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process, and cyclic process. 5 types of processes are there which are based on the first law of thermodynamics.